सो ये सेक्शन है जिसमें एमसी लगा रखी है। तो पिस्टन में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दुनिया भर के स्क्रैचेस हो रखे हैं, और वो जर्क इसलिए होता है बिकॉज अभी आप देखेंगे तो इनके बीच में बहुत ही कम गैप है। ऑलराइट, सो आज करने वाले हैं इन सारे पार्ट्स का इंस्पेक्शन। मतलब जब आप एक इंजन रिबिल्ड करते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हैं जिनको आपको नया डालना है या ठीक कराना है, एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि चल जाएंगी, सही कंडीशन में है। सबसे पहले तो अगर आपने ये सीरीज़ पूरी अभी तक नहीं देखी है देन डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। जो पीछे वाले एपिसोड्स हैं उनको जरूर चेकआउट करें। पहले हमने बाइक से इंजन को निकाला है, उसके बाद में इंजन को खोला है एंड उसको सारी चीज़ों को साफ़ किया है, क्लीन किया है, वॉश किया है। आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन कैसी है अभी क्लीन करने के बाद में। एंड अभी इनमें डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज़ें परफेक्ट कंडीशन में है एंड कौन सी चीज़ों को अपने को चेंज करना है या ठीक कराना है। उसके बारे में बात होने वाली है। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा अपनी जो इंस्पेक्शन की प्रोसेस है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा, वो ये होगी कि इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी है, आई नो दैट, बट अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहते हैं देन 150, 180 या कुछ केसेस में 200 सीसी तक के जो इंजन्स हैं उनको आप ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो जज करके रिबिल्ड कर पाएंगे। मतलब कौन सी चीज़ ख़राब है वो आप लगभग सभी इंजन्स का ऑलमोस्ट सेम ही सिस्टम होता है, तो इस वीडियो से आप वो चीज़ें समझ पाएंगे। हालांकि इस वीडियो में मैं किसी भी टाइप की जो न्यूमेरिक डिटेल्स होती हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा कि भैया वर्नियर कैलिपर ले लो, फिलर गेज ले लो। बेसिक कॉमन सेंस से आप एक इंजन में क्या क्या चीज़ें ख़राब है उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो उसके बारे में बात होने वाली है। एंड ये लेमन टर्म्स यूज़ करने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि एक नॉर्मल बंदा भी फिगर आउट कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है। एंड जो छोटे लेवल के गराजेस हैं उनमें इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती भी नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस या जजमेंट के बेसिस पर ही काम करना रहता है। दैट्स वाई ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अभी सीधा जो अपना टॉपिक है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टार्ट करते हैं जो क्रैंक केसेस हैं उनसे। तो इनमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो ये फेस है, बेसिकली जब दोनों क्रैंक केसेस आपस में जिस एरिया से एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं उस एरिया को इसका फेस बोला जाता है। तो ये जो इसका फेस है ये एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी किसी भी टाइप का डेंट या बड़े स्क्रैचेस, मतलब आप अपने हाथ से फील कर पाएँ ऐसे डेंट्स, डिंक्स या स्क्रैचेस इसमें नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे हैं देन आपको या तो उसको ठीक कराना पड़ेगा, और अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है देन उस पर्टिकुलर डेंट के लिए अगर वो बहुत छोटा सा है तो जो सीलर है वो अलग से यूज़ करना पड़ेगा, तब ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। बट अगर ज़्यादा ख़राब हालत है देन आपको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब जो ख़राब है उसको रिप्लेस करना है, ये ख़राब है तो इसको, ये ख़राब है तो इसको। उसके अलावा इनमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बैरिंग्स हैं वो लगे हुए हैं। तो बैरिंग्स के इंस्पेक्शन का तरीका सिंपल सा है। हालांकि एक टिप यहाँ पर मैं ये देना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा अगर बाइक का इंजन स्टार्ट कंडीशन में है और उसमें इंजन में किसी भी टाइप का वर्क है तो उस टाइम आप उसको अच्छे से सुने। इंजन स्टार्ट रहता है तब आप बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि बेरिंग की साउंड है क्या, क्रैंकशाफ्ट की साउंड है क्या, टाइमिंग चेन की साउंड है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। अगर बंद कंडीशन में इंजन आपके पास आया है फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, एक एक चीज़ को थरली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इंजन पूरा ही अंदर से ब्लास्ट वगैरह हो गया है, पिस्टन वगैरह टूट गया है, क्रैंकशाफ्ट टूट गई है, देन आपको चांसेस हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कि क्रैंक केस ख़त्म ही मिलेगा। बट उसको चेक करने का तरीका सिंपल सा है, जो इसकी ये लाइंस हैं, जो अंदर इसके ये शेप्स बनी हुई हैं, डिज़ाइंस बनी हुई हैं, इन सबको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें, कुछ भी टूटा हुआ नहीं हो, इसमें किसी भी टाइप का क्रैक वगैरह नहीं हो जहाँ से ऑयल लीकेज होने के चांसेस हों। एंड जो बैरिंग्स हैं उनको अगर इंजन बिना इंजन ऑयल के चला है 1000 किलोमीटर्स या 500 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर्स, बेसिकली अगर इंजन कम्प्लीटली सीज हो गया है तब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं देन तो आप जज कर लेना कि बैरिंग सही कंडीशन में है या नहीं। हालांकि ये चीज़ प्रिसाइजली नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। अदरवाइज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड, आप इनको चेंज कर देना। हालांकि जो नीडल बैरिंग है उसमें अगर नीडल्स टूट के बाहर नहीं निकल रखी हैं और नीडल्स हैं वो राउंड हैं, मतलब फ्लैट नहीं हो रखी हैं, तो नीडल बैरिंग का कुछ नहीं बिगड़ता है। बट ये जो बैरिंग्स हैं इनको इंस्पेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आपको लगेगा कि बैरिंग परफेक्ट है बट फिर भी उसकी साउंड आ जाती है इंजन को असेंबल करने के बाद में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे ख्याल से 600 या 700 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा ऐड होगा अगर आप इंजन के बाकी के बैरिंग्स रिप्लेस करने चलेंगे, बिकॉज क्रैंक के बैरिंग्स तो हम रिप्लेस करने वाले ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी के जो इसमें फॉर एग्जांपल इसमें 3 बैरिंग्स हैं, 1, 2 एंड 3, और फिर एक हो गया क्लच रिलीज बैरिंग, तो वो 4 हो गए। तो 4 बैरिंग्स आप रिप्लेस करने चलेंगे तो आप 500 से 800 रुपये के बीच का खर्चा मान के चलिए। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू।
अपार्ट फ्रॉम दैट क्रैंकेस में जो सर्फेसेस हैं उन्हीं का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो रहता है। इस साइड का हो गया, इस साइड का हो गया एंड ऑफ कोर्स दूसरी साइड का हो गया वो भी। एंड उसके अलावा जो विजुअल डैमेजेस हैं उनको आपको इंस्पेक्ट करना है। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं कर सकती है तो उसको चला लेना, अदरवाइज यू विल हैव टू ईदर रिपेयर इट और रिप्लेस इट। उसके अलावा इस इंजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इसमें दिखाऊंगा कि एमसील कहाँ पर लगी हुई है। सो ये सेक्शन है जिसमें एमसील लगा रखी है। हालांकि इसको अंदर से इंस्पेक्ट करते हैं तो किसी भी टाइप का कोई क्रैक वगैरह नहीं दिख रहा है। सो ये मैं एक्यूरेटली तो नहीं बता सकता कि ये क्यों लगी हुई है, बट मैंने कस्टमर से थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था एंड ही सेड कि इसको ऐसा ही रहने दो। सो दैट्स वाई मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं इसका क्या रीज़न था, उन्होंने बताया नहीं। सो दैट्स दैट। एंड सेम सिचुएशन रहने वाली है ये जो क्रैंकेस है इसमें। एक और चीज़ जो इंस्पेक्ट करने वाली है वो है ऑयल लाइंस। सो बेसिकली क्रैंकेसेस होते हैं उनमें काफ़ी इंजन्स में, नॉर्मल इंजन्स में आपको एक या दो लाइंस मिलेंगी, बट जैसे जैसे इंजन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, इनके अंदर जो ऑयल लाइंस गैलरीज हैं वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। तो आपको उन ऑयल लाइंस को भी चेक करना है अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ऑयल लाइन है जो ऑयल पंप है उसके अंदर की, यहाँ से शुरू होकर के ऑल द वे यहाँ तक। तो इनको आपको अच्छे से देखना है कि ये ब्लॉक ना हो, कंप्रेस्ड एयर है उसको आप सप्लाई करके देख सकते हैं ये डैमेज ना हो। उसके बाद LH कवर एंड RH कवर की बात करते हैं तो इनमें भी वही चीज़ है, फेस डैमेज नहीं होना चाहिए एंड विजुअली कुछ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो RH कवर है इस बाइक के केस में उसमें ये भी एक चीज़ है। तो इसको मैंने क्लीन करा है एंड इसकी क्लीनिंग काफ़ी डिसेंट हो गई है, मतलब इतनी हो गई है कि इसमें से ऑयल है वो दिख जाएगा। तो अगर आप क्लीन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो बेटर रहेगा। ये अभी नियर बाई अवेलेबल नहीं था इसलिए इसको क्लीन करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं इसको चेंज ही करने वाला था। तो इस ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर नहीं मिले तो फिर क्या कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर चेंज कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज कस्टमर हो या चाहे आप खुद की बाइक पे कर रहे हो आपको इंजन ऑयल चेक करने में काफ़ी आसानी होगी। तो नेक्स्ट आइटम होगा अपना जो गियर बॉक्स है पूरा वो। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर रखी हैं जो कि मैन आइटम्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो गियर्स हैं उनमें जिस साइड जो आपको उभरे हुए सेक्शंस दिखते हैं ये बेसिकली जो दूसरा गियर होता है, वेल ये नहीं है इस केस में, ये मान लेते हैं। तो इसके अंदर जब ये शिफ्ट होता है कुछ इस तरीके से, तब ये जो चीज़ें हैं ये मर्ज होती हैं इनमें जो स्लॉट्स बने हुए हैं उनमें। तो इनको आपको अच्छे से इंस्पेक्ट करना है। इनमें नॉर्मल मतलब ये शार्प एजेस की बजाय थोड़ा सा राउंड हो जाए तो चलेगा, बट अगर ज़्यादा डैमेज दिख रहा है आपको तो चेंज करना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो गियर इटसेल्फ है, जो टीथ हैं इसके, वो दोनों साइड से, मतलब जो टीथ है उसकी दो साइड है, एक इस साइड एंड दूसरी ये वाली। तो इन दोनों साइड पे ही जो मटेरियल है वो डिग्रेड हो रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी किसी पुरानी वीडियो में से मैं आपको एक सैंपल दिखा दूंगा, जो गियर है वो ख़राब हो जाता है तब कैसा दिखता है। तो अगर आपका गियर बॉक्स है उसके गियर्स हैं वो वैसे दिख रहे हैं, देन आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। बट ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो गियर हो गए। अब बात करते हैं जो शिफ्टर ड्रम है उसकी। तो ड्रम में आपको जो विजुअली तौर पर जो आपको दिख रहा है डैमेज उसको इंस्पेक्ट करना है, ये परफेक्ट कंडीशन में है। उसके बाद में इसमें ये जो लाइंस हैं, बेसिकली जो शिफ्ट फोक है वो इन लाइंस के अंदर ही ग्लाइड करता है। तो आपको ये देखना है कि इनमें कहीं पर भी कोई भी रफ एज ना हो या डैमेज नहीं हो रखी हो, या फिर किसी भी जगह किसी भी टाइप का इंडेंटेशन या डेंट वगैरह ना रखा हो, तो वो देखना है। एंड जो ड्रम है उसमें इतना ही इंस्पेक्शन रहता है बेसिकली। जो शिफ्ट फोक की पिन है, गाइड पिन, उस पर आपको देखना है कि ज़्यादा वेयर एंड टेयर तो नहीं है। आप अपना जो नेल है उसको रब करके देखें, अगर आपको ये पूरा वन पीस फील होता है, मतलब इसमें किसी भी जगह कोई बम्प वगैरह फील नहीं होता है, कट वगैरह फील नहीं होता है, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज़ इसको आपको चेंज करना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत ही रेयर केस में, मैंने तो आज तक किसी भी बाइक में इनको चेंज नहीं करा है, सो वो भी आप एक एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो शिफ्ट फोक्स आते हैं उनमें जिस साइड, बेसिकली इसमें दो साइड दे रखी है बिकॉज पार्ट शेयरिंग बजाज बहुत करती है ये, बट इसमें ये वाली जो साइड है ये काम में आ रखी है। तो इस साइड देख लें कि जो पिन है वो कट ना गई हो, उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा ना हो गया हो। अंदर की साइड भी स्मूथ होनी चाहिए, वो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जो पिन है उसके ऊपर जो फोर्क है उसको लगा करके ऐसे स्लाइड करके देख लें, बैक एंड फोर्थ भी करके देख लें, रोटेट करके देख लें। अगर स्मूथली काम कर रहा है देन परफेक्ट है एकदम। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जहाँ पर जाकर के गियर्स में इंगेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से लगते हैं। बेसिकली जो शिफ्टर ड्रम है
उसमें जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो ये ऊपर या नीचे या आगे पीछे जैसे भी आप समझना चाहें, ये इंजन में जिस तरीके से इंस्टॉल होते हैं तो ये उस तरीके से चल करके जो गियर है उसको मूव करते हैं एंड फिर गियर शिफ्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं एंड ये गियर्स बिकॉज रोटेट करते हैं, तो अगर ये ड्राई चल जाएंगे मीन्स इनमें ऑयल की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो चांसेस हैं कि ये इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड से घिस सकते हैं। तो वो चेक कर लें, नॉर्मल वेयर एंड टेयर चलेगा बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गियर्स तो इसमें भी वैसे ही चेक करने हैं और आपको खोल के चेक करना है इनको, हालांकि मैंने खोल के ही साफ़ किया था फिर से लगा दिया था। एंड अभी जब इंजन असेंबल करूँगा, गियर बॉक्स की वीडियो बनेगी तब इनको फिर से डिसमेंटल करके आप लोगों को दिखा दूंगा। ये बस चीज़ें खो ना जाएँ इसलिए ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो शाफ्ट है गियर्स का तो मैंने पहले ही बता दिया, जो शाफ्ट है उसमें ये जो सेक्शंस हैं जहाँ पर अपना स्प्रोकेट लगता है उनको अच्छे से चेक कर लें, इनमें ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी टीथ या लिंक टूट गया है देन आपको जो शाफ्ट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये था गियर बॉक्स का। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि होगा अपना ऑयल पंप। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक वाला गियर है उसको चेक कर लें, इसमें टीथ टूटे हुए हैं या डैमेज हैं या ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो रखे हैं तो आपको चेंज करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑयल पंप है, अगर बाइक बिना इंजन ऑयल के चली है विच मीन्स की जो ऑयल पंप है वो भी सूखा चला होगा, तो चांसेस हैं कि इसकी जो ये एल्यूमिनियम की वॉल है अंदर वाली इस पर स्क्रैचेस आ गए हों। अगर वो आपको दिख रहे हैं देन ऑयल पंप को रिप्लेस करना है। या फिर जो इसके प्रोपेलर्स हैं उनमें साइड में, जैसे आप इसमें देखेंगे ध्यान से, आई डोंट नो कि आपको दिखेगा या नहीं बट इसमें लाइंस बनी हुई हैं, तो जो लाइंस बनी हुई हैं उनकी वजह से ये जो ऑयल पंप है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं क्लच सिस्टम की एंड गियर शाफ्ट की। तो बिकॉज ये गियर शाफ्ट है इसको वेल्ड कर रखा था तो हमने इसको कट करके निकाला था, तो ऑफकोर्स इसको चेंज करने वाले हैं। बट आपके केस में आपको कैसे इंस्पेक्ट करना है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फॉर श्योर चेंज होगी। अदरवाइज ये जो रोड है इसमें अगर बेंड है तो इसको चेंज करना है। उसके अलावा स्प्रिंग टूटी हुई है तो चेंज करना है। एंड ये जो सेक्शन है इसको काफ़ी ध्यान से देखना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक कर्व बना हुआ है दोनों साइड एंड ये काफ़ी स्मूथ है, तो इसमें अगर कर्व की बजाय कट बन गया हो, मतलब आपको देखना पड़ेगा, हर बाइक की गियर शाफ्ट है उसका कॉन्सेप्ट सेम नहीं आता है। बट बेसिक बात यही है कि यहाँ पर अगर आपको वेयर एंड टेयर दिख रहा है, डैमेज के मार्क्स वगैरह दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये डैमेज है, देन आपको चेंज करना है। और इसका ये प्ले है ये भी चेक कर लेना, थोड़ा वो तो चलेगा बट ज़्यादा है तो भी इसको चेंज करना पड़ सकता है। उसके बाद लास्ट वाली वीडियो में मैंने बोला था कि इंस्पेक्शन वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्लच प्लेट्स हैं उनको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ये फ्रिक्शन प्लेट है एंड जैसे जैसे ये बाइक चलेगी इसमें वेयर एंड टेयर आएगा, ये जो इसका फ्रिक्शन मटेरियल है ये घिसेगा एंड वो ऑयल में जा करके मिलता है एंड उसी की वजह से अपने को ये सबसे बड़ा रीज़न है। गाड़ियों के जो इंजन ऑयल्स हैं वो काफ़ी लंबे इंटरवल के बाद में चेंज होते हैं, 5000, 10,000, 15,000। उसका रीज़न यही है कि उनमें क्लच प्लेट्स हैं वो वेट नहीं आती हैं, ड्राई क्लच आता है और वो इंजन के बाहर रहता है, तो उसकी वजह से उसका जो इंजन ऑयल है वो कम कंटेमिनेटेड होता है एज कम्पेयर टू वेट क्लच सिस्टम। तो इसका मटेरियल इंजन ऑयल में मिल रहा है बट इसका जो मटेरियल है उसमें हल्के हल्के पोर्स हैं जिनके अंदर इंजन ऑयल आकर के जमा होता है। तो अगर हम एक ऐसा इंजन देख रहे हैं जो सीज हो चुका है, मतलब वो या तो बिना ऑयल के चला है या फिर वो सीज हुआ है, तो उसमें जो मेटल है, जो मटेरियल्स हैं वो डिग्रेड हुए हैं एंड बारीक बारीक होकर के वो इंजन ऑयल में मिक्स हो रखे हैं एंड वही इंजन ऑयल इसके ऊपर चला है। एंड बिकॉज इसको हम क्लीन नहीं कर सकते इतना कि वो मटेरियल है वो इससे निकल पाए, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो ये जो क्लच प्लेट है इसका जो मटेरियल है वो हार्ड हो गया है बिकॉज उसमें जो खराब क्वालिटी का इंजन ऑयल है वो चला है। एंड अगर ये क्लच प्लेट हम नया जो इंजन हम रीबिल्ड कर रहे हैं उसमें डाल देंगे तो ये जल्दी घिसेगी और जो इंजन ऑयल है उसको और ज़्यादा कंटामिनेटेड करेगी एज कम्पेयर टू नई क्लच प्लेट की। तो इसलिए हम इसको चेंज करते हैं हर बार अगर इंजन सीज हो चुका है तो। एंड रही बात प्रेशर प्लेट की, तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब आप फ्रिक्शन प्लेट को चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर प्लेट को चेंज करना ही है। बट अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो 2000 ग्रिट का जो सैंड पेपर आता है उसकी हेल्प से आप इसको इस साइड से भी एंड इस साइड से भी सैंड करके काम में ले सकते हैं। हालांकि 120 रुपये की चीज़ के लिए ऐसा करना ठीक तो नहीं है, बाकी जो है देख लेना। उसके बाद बारी आती है क्लच का हब और जो इसका सेंटर है उसकी, तो इसको क्लच डिस्क और क्लच हब भी बोला जाता है एंड इसको सेंटर भी बोलते हैं। सो दैट्स अप टू यू। सो अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको लाइन्स दिखेंगी, इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें लाइन है एंड इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। बट ये शुरुआत है डैमेज की, इससे भी बुरे बुरे देखे हैं मैंने और ग्राइंडर से भी लोगों ने इसको स्मूथ करने की कोशिश करी है, मैंने वो भी देखा है। बट ये स्टार्टिंग है, अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप बड़ा डैमेज कर सकते हैं। मतलब जो नई क्लच प्लेट्स आप डालेंगे वो जल्दी ख़राब होंगी बिकॉज इनमें लाइंस बनी हुई हैं, वो सीधी सी बात है जो आपकी
फ्रिक्शन प्लेट है उस पर ट्रांसफ़र होंगी जब ये आपस में रब करेंगे, ग्रिप करेंगे तब। तो इसलिए इनको चेंज करना भी अभी एक वाइज ऑप्शन है। बट अगर आप चाहें तो इनको आप चला भी सकते हैं, बट फिर वही चीज़ है, आपकी जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनको आपको जल्दी बदलना पड़ेगा। तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, किस टाइप का बजट है एंड ऑल दैट। उसके बाद बारी आती है जो क्लच हाउसिंग है उसकी। तो क्लच हाउसिंग में कुछ क्लच हाउसिंग फिक्स होती हैं, मतलब उनमें ये प्ले नहीं होता है, बट कुछ क्लच हाउसिंग्स हैं जिनमें स्प्रिंग्स आती हैं, उनमें डैम्पिंग के लिए प्ले दे रखा होता है। तो अभी आप अगर सुन सकते हैं तो प्लीज़ सुनिएगा, बिकॉज इसमें प्ले इतना है नहीं कि वो आपको कैमरा पे दिख पाएगा, इसलिए। तो ये जो आपको आवाज़ सुन रही है, ये जो इसकी स्प्रिंग्स हैं उसकी रेजोनेंस है बेसिकली, जब मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ इसको होल्ड करके। तो इसको देखना है आपको कि इसका जो ये ट्विस्टिंग मोशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो एल्यूमिनियम वाला सेक्शन है उसको होल्ड करके जो गियर है उसको आपको कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करके देखना है। तो अगर ये हिल रहा है, इसको आपने रोक के रखा है तो भी फिर आपको एक क्लच हाउसिंग है या तो रिपेयर करानी पड़ेगी या तो रिप्लेस करानी पड़ेगी। एंड क्लच हाउसिंग का रिपेयर है उसके 50-50 चांसेस रहते हैं कि वो सक्सेस होगा या नहीं। तो अगेन आपकी मर्जी, आप नहीं डालना चाहें नहीं डाल सकते हैं, नहीं एक्सपेंसिव आएगी। और अगर अच्छी क्वालिटी का रिपेयर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप उसको रिपेयर भी करा सकते हैं। रिपेयर 300 से 500-600 रुपीज़ के बीच में होगा एंड नई 1000 से 2000 के बीच में आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर ये जो आप निशान देख रहे हैं उसका रीज़न ये है कि फ्रिक्शन प्लेट में आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये जब इस पर टच होता है, मतलब जब आप क्लच रिलीज़ करते हैं तो जब फोर्स अप्लाई होता है तो ये उसकी वजह से निशान बने हुए हैं। तो अभी ये जिस हालत में है वो समवट एक्सेप्टेबल है, बट इससे अगर ये मान के चलो 20% भी ज़्यादा वेयर एंड टेयर यहाँ पर दिखता है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। जो फाइलिंग टूल आता है उसकी हेल्प से इक्वली फाइलिंग करके भी चला सकते हैं, बट उससे फिर है ना जो वेयर एंड टेयर है वो और ज़्यादा फास्ट होता है एंड एक अजीब सा आपको जर्क भी फील होगा जब आप क्लच रिलीज करेंगे तब। तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और वो जर्क इसलिए होता है बिकॉज अभी आप देखेंगे तो इनके बीच में बहुत ही कम गैप है एंड जैसे जैसे आप इनको फाइल करते जाएंगे तो वो गैप है वो बढ़ता जाएगा एंड जर्क का रीज़न वही है। उसके बाद बात करते हैं जो किक शाफ्ट है उसकी। तो सबसे पहले इसकी जो रिटर्न स्प्रिंग है उसकी आप जो क्वालिटी है वो देख लें, मतलब ये कहीं से टूटना या क्रैक होना तो स्टार्ट नहीं हो गई है वो चीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो किक शाफ्ट है उसको आपको ये जो इसका रैचेटिंग मैकेनिज्म है, इसमें ये वाला जो गियर है इसको पीछे की साइड होल्ड करके इसको रोटेट करके देखना है एंड उसके अलावा इस वाले गियर को अपोजिट साइड रोटेट करने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं ये नहीं हो रहा है, हालांकि वो हाथ से होगा भी नहीं, अगर वो स्लिप हो रखा होगा तो भी इतना फोर्स तो ये झेल लेता है। और इस साइड रोटेट करके इसकी जो क्लिक है उसको फील करना है। तो इसकी जो क्लिक है वो काफ़ी क्रिस्प है एंड उसके अलावा आप इसको पीछे करके ये जो इसका एरिया है वो एंड ये वाला जो गियर है इसमें जो एरिया है उनको आपस में देखें तो ये आपस में शार्प होने चाहिए एक जगह से एंड दूसरी जगह से जो स्लोप बना हुआ है बेसिकली जो ढलान टाइप जो चीज़ बनी हुई है उसको देखना है, तो वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर जो प्लेन एरिया है मतलब एकदम 90 डिग्री जो एरिया है वो अगर स्मूथ हो गया है तो ये किक स्लिप करेगी। तो अगर आपको ऐसा दिखे तो इन दोनों को आप एज ए सेट चेंज कर दें, एक को नहीं करना है, दोनों को चेंज करना है एक साथ, उसके अलावा बाकी सब ओके है। एंड ये वाला जो एरिया है इसको भी चेक कर लें, अगर ये डिफॉर्म हो गया है तो आपकी जो किक का जो लीवर है वो स्लिप करने लग जाएगा यहीं पर। तो अगर इसमें डैमेज आ गया है तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। फिर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। हालांकि इंजन में सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट ये थोड़ी क्रूशियल ज़्यादा है। इसमें दोनों बेयरिंग्स हैं उनको आपको चेंज करना है अगर इंजन सीज होके निकला है तो। एंड जो कनेक्टिंग रोड है उसको आपको रिपेयर करवाना है, मतलब कनेक्टिंग रोड चेंज हो जाएगी, इसके अंदर जो नीडल बेयरिंग लगते हैं वो चेंज हो जाएंगे एंड इसकी जो ये पिन है ये चेंज हो जाएगी एंड इसकी बैलेंसिंग करवानी है। तो ये तो काम आपको लेथ मशीन शॉप पे करना है। कमेंट करके बताओ ये चीज़ ये प्रोसेस कैसे होती है, सही तरीका क्या है इसको करने का। वो अगर आपको देखना है तो लेथ मशीन वाले भैया से बात करके मैं एक वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड भी, सो डू लेट मी नो। उसके अलावा चेक कैसे करें कि क्रैंक में काम है, मतलब क्रैंक को रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो कनेक्टिंग रोड है वो अगर टूट गई है या बेंड हो गई है तो बेसिक बात है चेंज होनी है। यहाँ पर अगर इसमें जो अंदर की साइड है उसमें अगर स्क्रैचेस आ गए हैं ज़्यादा बड़े या फिर जो इसकी पिस्टन पिन जो लगती है इसमें उसमें प्ले हो गया है तो भी कनेक्टिंग रोड चेंज होगी। एंड इसको अगर आप यहाँ पर ऐसे उठा करके ऊपर की साइड इसको टैप करते हैं
तो अगर इसमें आवाज़ आ रही है खटखट या टिक टिक टाइप की, तो भी इसको आपको रिपेयर कराना पड़ेगा क्रैंकशाफ्ट को। तो इसमें आप सुनिएगा आवाज़ नहीं आ रही है किसी भी टाइप की, बट इसमें पहले आ रही थी बिकॉज अभी हमने इसको फ्रेशली रिपेयर कराया है। सो सॉरी गाइज वो नहीं, बट आप पुराने वाली वीडियोस देखेंगे तो उनमें आप समझ पाएंगे कि जो क्रैंक है वो कितनी ज़्यादा सीज्ड अप थी। बट एनीवेज इसका हो गया। एंड ये एक चीज़ और माइंड में रखने वाली है, वो ये कि ये जो टाइमिंग चैन चलती है उसका ड्राइव स्प्रॉकेट है। तो इसमें अगर आपको वेयर एंड टेयर दिख रहा है तो हालांकि ये मिलेगा नहीं, बट अगर मिल जाए तो अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आपको स्क्रैप यार्ड में जा करके किसी पुरानी बाइक की पुरानी क्रैंक का जो कि एग्जैक्टली ऐसा दिखता हो उसको लेकर के आना है एंड उसको आप लेथ मशीन वाले भैया से चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपना जो सिलेंडर एंड पिस्टन है उसकी। तो अगर आपकी बाइक ऑयल बर्न कर रही है भयंकर तरीके से, तो 95% प्लस चांसेस हैं कि उसका सिलेंडर किट है वो आपको या तो चेंज करना पड़ेगा या रीबोर करवाना पड़ेगा। 5% चांसेस होते हैं कि उसका जो सिलेंडर हेड है उसमें जो वाल्व सील लगती हैं, वाल्व ऑयल सील्स, वो डैमेज हो गई हैं एंड उनकी वजह से ऑयल लीक हो रहा है, बट वो 5% होता है। एंड मैंने तो आज तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा है जिसमें वाल्व ऑयल सील्स की वजह से ऑयल लीक हो रखा हो। हालांकि उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे केसेस होते ही नहीं हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो बात करते हैं इसको आप कैसे इंस्पेक्ट करें। तो पहला तरीका तो यही हो गया, बाइक ऑयल बर्न कर रही है, इसका मतलब शक अपना पूरा इस पे जाना चाहिए। तो पिस्टन देखते हैं। तो पिस्टन में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दुनिया भर के स्क्रैचेस हो रखे हैं। तो अगर ऐसे स्क्रैचेस हैं, ये बेस लाइन है स्क्रैचेस की, मतलब अगर ऐसे स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं दैट मीन्स कि पिस्टन पक्का गया। इससे ज़्यादा स्क्रैचेस हैं तब तो मतलब खेल ही ख़त्म है। बट एनीवेज ये हो गया, दोनों साइड अपन ने देख लिए स्क्रैचेस हैं, दैट मीन्स कि पिस्टन तो गया। अब अगर पिस्टन में स्क्रैचेस आ रखे हैं तो मतलब हम पिस्टन को तो पक्का चेंज करने वाले ही हैं। तो पिस्टन रिंग्स का कोई सीन ही नहीं है, पिस्टन रिंग्स को भी चेंज करना है। एंड पिस्टन रिंग्स के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज पिस्टन रिंग्स को आपको चेक करने के लिए फिलर गेज चाहिए एंड उन पिस्टन रिंग्स का जो एंड गैप है वो कितना होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स चाहिए, जो कि हर बाइक के लिए, हर इंजन के लिए अलग अलग होती हैं। तो उतना डिटेल में अगर अपन जाने चलेंगे तो अपन जो इंजीनियरिंग वाली टेरिटरी है उसमें घुस रहे हैं, जो कि इस वीडियो का मोटिव नहीं है। तो इसलिए इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जस्ट पिस्टन को देख लीजिएगा। एंड नॉर्मल बाइक्स में है ना, पिस्टन रिंग्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती भी नहीं है, और अगर होगी तो भी नॉर्मल बाइक्स को लोग इतना चला देते हैं कि पिस्टन रिंग्स की बजाय फिर पिस्टन में ऐसे स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं। सो 100 में से एक केस आएगा जिसमें सिर्फ पिस्टन रिंग्स खराब होंगी, पिस्टन सही होगा, सिलेंडर सही होगा, तो उतना तो चलता है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब बारी आती है सिलेंडर की। तो भैया सिलेंडर का क्या करें, तो या तो बोर कराओ या फिर नया डालो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ की, तब बताऊंगा। बट अगर पिस्टन में इतने स्क्रैचेस हैं तो पक्का ये या तो बोर कराना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। बट फिर भी दिल की तसल्ली के लिए अंदर की साइड से जो सिलेंडर का जो ये सिलेंडर वॉल है उसको अच्छे से देख लें, इसमें आपको स्क्रैचेस दिख जाएंगे। अगर आपको इसमें बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं दिखते हैं एंड ये जो पिस्टन है इस पे आपको स्क्रैचेस दिखते हैं और आपके पास स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स नहीं है, तो आप ये जो पिस्टन है इसको और ये जो सिलेंडर है इसको लेथ मशीन शॉप पे ले जाइए, वो आपको देख करके बता देंगे कि इसमें बोर कराने की ज़रूरत है या फिर आप स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन चेंज कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो वो थोड़ा सा एक बार एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अभी इनके जो स्क्रैचेस हैं वो इसमें बिल्कुल दिख रहे हैं, तो इसलिए ये तो चेंज होना ही है। तो इसको रखते हैं साइड में और नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइमिंग से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी। तो सबसे पहले टाइमिंग गाइड्स हैं, उनको इस साइड से आपको चेक करना है। अगर वेयर एंड टेयर ज़्यादा है तो चेंज करना है, टूट गई हैं तो ऑफकोर्स चेंज करना है, सेम इसके साथ है। टाइमिंग का स्प्रोकेट है उसको भी चेक कर लें। हालांकि अगर आप टाइमिंग चेन चेंज करने वाले हैं तो इसको भी चेंज करना बेटर रहेगा, बट स्टिल आप इसको फील करके देखें। अगर ये शार्प मतलब ज़्यादा तीखा फील हो रहा है, इसके जो टीथ्स हैं वो ज़्यादा तीखे फील हो रहे हैं, देन आपको चेंज करना है। अगर स्मूथ हैं तो आप इसको चला भी सकते हैं, दैट्स अगेन टोटली अप टू यू। बात करते हैं टाइमिंग चेन की। तो अगर इंजन सीज हो चुका है देन इसको चेंज कर देना सबसे बेस्ट बेट रहेगी। बट अगर आप इसको फिर से यूज़ करना चाहते हैं देन जो नई वाली टाइमिंग चेन है उसके बराबर में इसको रख करके जो लेंथ है वो चेक कर लेना। अब अगर आप नई टाइमिंग चेन के बराबर में इसको रखेंगे तो मतलब आप नई टाइमिंग चेन खरीद चुके हैं, तो चेंज कर दोगे तो अच्छा रहेगा। बट अगर आपकी वर्कशॉप है तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। इसका कुछ फिक्स नहीं है यार, कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसलिए अगर टूट गई है तो ऑफकोर्स ये बात है चेंज करना है। बाकी साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है, इंजन सीज अगर हो चुका है फिर आप पुरानी टाइमिंग चेन लगा देते हैं तो साउंड का इशू आ जाता है। चांसेस हैं पैसे बच जाएँ, काम चल जाए, बट चांसेस ये भी हैं कि आपको इंजन फिर से खोलना पड़ सकता है। सो
बात करते हैं टेंशनर की। तो फिजिकली इसको चेक कर लें, डैमेज ना हो। उसके बाद में फ्लैट हेड की हेल्प से इसको पूरा अंदर की साइड ला करके लॉक करना है। ये यहाँ पर लॉक हो गया। अगर लॉक हो रहा है दैट मीन्स कि काम कर रहा है। उसके बाद में इसको टैप करेंगे। अभी देखना, टैप करते ही ये पूरा अपनी जो लास्ट पोजीशन है वहाँ पर आ गया। दैट मीन्स कि ये जो टेंशनर है ये परफेक्टली काम कर रहा है। हालांकि आपको एक चेक करने का तरीका ये भी होना चाहिए कि आप इसको यहाँ पर होल्ड करें एंड अंदर की साइड पुश करने की कोशिश करें, तो इसकी जो टेंशनिंग कैपेसिटी है वो इतनी होती है कि आप हाथ से इसको अंदर की साइड पुश नहीं कर पाएंगे। वेल, जितने मैंने देखे हैं उनमें तो ऐसा ही देखा है। तो अगर ऐसा है देन ये फिट है। अगर आप इसको हाथ से ही अंदर की तरफ दबा पा रहे हैं देन चांसेस हैं कि आपको इसको चेंज कर देना चाहिए। फिर बारी आती है कैमशाफ्ट की। तो ये सबसे ऊपर रहती है इंजन में, मतलब सिलेंडर हेड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे लास्ट में इंजन ऑयल की सप्लाई होती है। नीचे सारी सप्लाई हो जाती है उसके बाद में, बिकॉज प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है ऊपर आने के लिए इंजन ऑयल को। तो सबसे लास्ट में इंजन ऑयल यहीं पर आता है। तो अगर आपका इंजन ऑयल की कमी की वजह से सीज हुआ है देन चांसेस हैं कि कैमशाफ्ट है उसको आपको ब्लाइंडली चेंज करना है। बट ब्लाइंडली क्यों चेंज करें, अपने पास तरीके हैं इसको इंस्पेक्ट करने के। तो इसका ये वाला मटेरियल एंड ये वाला मटेरियल है, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें एक तो जो इसका लास्ट वाला सरफेस है बेसिकली जहाँ पर इसका रोलर राइड करता है वहाँ पर इसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे। वो अभी मैं फील कर पा रहा हूँ इस फ्लैट हेड को, इसके ऊपर जब मैं रब कर रहा हूँ तब मुझे वो चीज़ फील हो रही है। एंड वो चीज़ आप अपना जो नेल्स हैं उनकी हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो मेटल है वो डिग्रेड होने लग गया है, इसमें डॉट 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 ऐसे करके बनने लग गए हैं। तो ये पूरा डॉट से भरा हुआ है, तो वो भी एक तरीका है इसको चेक करने का। इसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो रखा है। उसके अलावा इसके जो बैरिंग्स हैं उनमें भी अब ये अगेन फील करने वाली चीज़ है। इनको मैंने लुब्रिकेट कर रखा है इन बैरिंग्स को थोड़ा थोड़ा दोनों को, एंड स्टिल इनमें रफनेस फील हो रही है। और इनमें प्ले भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्ले तो इनमें होता है बट थोड़ा मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए कैमशाफ्ट फॉर श्योर मैं चेंज करने वाला हूँ। उसके बाद बात करें बाकी के आइटम्स की। क्लच की जो असेंबली है उसमें सबसे ऊपर ये प्लेट लगती है। तो कई केसेस में जब आप एक बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो ये प्लेट है ये टूट जाती है, एंड कुछ केसेस में ये अंदर से क्रैक होकर रह जाती है। तो इसको अच्छे से इंस्पेक्ट करें कि इसमें किसी भी टाइप का क्रैक नहीं हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लच स्प्रिंग्स हैं अगेन इनको चेक करने के लिए इनका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन एंड वर्नियर कैलिपर अपने को चाहिएगा। बट एक तरीका इनको चेक करने का ये है कि आप इनको फ्लैट सरफेस पे प्लेस कर दें, एकदम फ्लैट होना चाहिए सरफेस। एंड उसके बाद जो दो स्प्रिंग्स हैं उनको आपस में बराबर रख के देख लें। अगर आपको आंखों से इनमें डिफरेंस फील नहीं हो रहा है तो चांसेस हैं कि आपका काम चल जाएगा। सारी स्प्रिंग्स बराबर लेंथ की होनी चाहिए, बात ये है। उसके बाद बात करते हैं स्टड्स की। तो सिलेंडर हेड के जो स्टड्स हैं हालांकि इनमें इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इनको अगर टाइट कर दिया जाता है तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मतलब जो बोल्ट है वो टूटेगा नहीं, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, मतलब बोल्ट लंबा हो जाएगा लिटरली। एंड मैंने 2-3 केसेस में ये चीज़ देखी भी है। तो आपको चारों स्टड्स को बराबर रखना है एंड उनकी जो लंबाई है उसको मेजर करना है। अगर चारों सेम लेंथ के हैं देन चांसेस हैं कि 80-90% आप इन स्टड्स को चला सकते हैं। बाकी आप जब इनको टाइट करेंगे तब भी आपको फील हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेंडर हेड की। तो आप इसमें नोटिस करेंगे मैंने इसके जो वाल्व्स हैं उनको नहीं छेड़ा है, बिकॉज इसका रिसेंटली इंजन रिबिल्ड हुआ है और उसमें इसके जो वाल्व्स हैं उनको चेंज करा गया था एंड इनकी लैपिंग की प्रोसेस है वो करी गई थी। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा इसको क्लीन किया है। ज़्यादा क्लीन मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज ये जो एरिया है ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ये एज इट इज़ ही है। बट इनको कैसे चेक करा जाए, तो इनटेक एंड एग्जॉस्ट के वाल्व्स हैं। तो इनटेक में इस साइड आप पेट्रोल फिल कर दीजिए पूरा टॉप तक, एंड फिर इस साइड से चेक करिए कि इनमें लीकेज तो नहीं हो रहा है। सेम चीज़ एग्जॉस्ट की साइड है, एग्जॉस्ट वाला जो पोर्ट है उससे आपको पेट्रोल फिल करना है एंड चेक करना है कि यहाँ से लीक तो नहीं हो रहा है पेट्रोल। अगर लीकेज नहीं है देन आप ये जो वाल्व्स हैं इनको चला सकते हैं। बट बिकॉज इस केस में 3-4 हज़ार किलोमीटर पहले ही जो वाल्व्स हैं उनका काम हुआ था, तो इसलिए इनकी जो वाल्व सील्स हैं वो भी नई डली हैं एंड उनको भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट अगर इंजन ज़्यादा पुराना है, उसके वाल्व सही कंडीशन में है, लीक नहीं कर रहे हैं, बेंड भी नहीं है, सारी चीज़ें आपने देख ली, तब आपको इनको रिमूव करके जो वाल्व ऑयल सील्स हैं उनको जरूर चेंज करना है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिलेंडर हेड है उसमें आपको ये वाला जो फेस है ये सबसे क्रूशियल फेस है। सिलेंडर में मैंने इसकी बात क्यों नहीं करी, बिकॉज सिलेंडर किट मोस्टली चेंज करता हूं मैं, तो इसलिए मैं बताना भूल गया। हाँ, अगर आप बोर करवा रहे हैं तो जो सिलेंडर है उसका जो फेस है उसको भी आपको चेक करना है,
बट हेड में ये जो फेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इसमें डेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसमें रफनेस आ रखी है या एल्यूमिनियम है वो डिग्रेड हो रखा है, तो फिर जो हेड गैस्केट है वो अच्छे से इन दोनों सर्फेसेस को आपस में सील नहीं करेगा एंड जो कंप्रेशन है वो लॉस होगा। उसकी वजह से आपकी बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा, पावर पे भी फर्क पड़ेगा और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो आपको चेक करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्टड्स हैं इनकी कंडीशन चेक कर लें, अगर इनमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है तो इनको चेंज करवा लें, बिकॉज इमरजेंसी में जब साइलेंसर खोलना पड़ जाता है तब ये टूट जाते हैं या बोल्ट टूट जाता है या नट टूट जाते हैं, तब काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फेस है इसको चेक करना है, ऊपर वाला जो फेस है उसको भी अच्छे से चेक करना है। ऑलराइट, सो मोटे मोटे तौर पर तो मैंने चीज़ों को बता दिया है, बट अभी मत भागो, पूरी बात सुनो। रोकर्स हैं उनको वैसे ही चेक करना है जैसे अपन ने कैमशाफ्ट है उसको चेक करा है। एंड इस केस में ये जो रोकर्स हैं इनमें नीडल बैरिंग्स हैं, मतलब नीडल्स हैं छोटी छोटी, तो वो मैं जब असेंबली करूंगा इंजन की तब थोड़ा सा बता दूंगा उनका क्या सीन है, बट उनका तरीका चेक करने का वही है जो कि अपना जो क्रैंकेस वाला नीडल बैरिंग है उसका था, तो वो हो गया। एंड उसके अलावा जितने भी बोल्ट्स हैं, जितने भी थ्रेड्स हैं, उनको सबको अच्छे से चेक करना है। कोई थ्रेड डैमेज है तो उसको आप टैप करा लें, मतलब फिर से थ्रेड बनवा लें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है देन आपको उस पार्ट को चेंज भी करना पड़ सकता है। एंड बोल्ट्स हैं वो अगर थोड़ा सा भी बोल्ट आपको डैमेज लग रहा है उसको चेंज कर दीजिए, आगे जा करके या तो वो आपको परेशान करेगा या किसी और को, तो दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। एंड उसके अलावा अगर कुछ भूल गया हूँ तो सॉरी, मैंने मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब यहाँ पर एक क्विक टिप और सुन लो। चलो ठीक है, आपको पता लग गया क्या क्या चीज़ें खराब हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नई डालनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रिपेयर करानी है, बट एक लिस्ट जरूर बनाओ। जो जो आपको नया पार्ट लेकर के आना है उसको तरीके से ऑर्गेनाइज करो, बिकॉज आप भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर आपको फिर से चक्कर लगाने पड़ेंगे। इंजन रिबिल्ड करते टाइम कोई नया पार्ट आपको नहीं मिलता है तब काफ़ी दिमाग खराब होता है कि अब कौन जाएगा इतनी दूर लाने। तो वो एक चीज़ है, ऑर्गेनाइज रहना सीखो, उससे सबसे बेस्ट वही चीज़ रहेगी। एंड अभी नॉइज़ आ रही है तो सॉरी, शादियों का सीजन चल रहा है, बट अपनी तो नहीं होने वाली है, अपने को तो काम ही करना है। नॉनदलेस, जोक्स अपार्ट, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो से इसकी जो इंजन असेंबली की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लग जाएगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आई नो काइंड ऑफ लेक्चर था, बट क्या करें, ज्ञान ऐसे ही दिया जाता है। कोशिश तो मैंने बहुत करी है विजुअल्स वगैरह दिखा करके चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने की, बट जो है वो यही है। सो अभी शोर बढ़ने लग गया है, सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।